फाइन स्टूडेंट, तो देखो आज की क्लास में हम लोग वर्ब स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्ब, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये। तो क्या होता है वर्ब का मतलब? वर्ब डिनोट्स एक्शन। वर्ब क्या करता है? एक्शन को दिखाता है, बट दैट एक्शन डिपेंड ऑन टाइम। डिपेंड ऑन टाइम। जो भी एक्शन वर्ब दिखा रहा है वो समय पे डिपेंड करता है। तभी तो हम लोग V1 से V5 का बात करते हैं। V1 से V5 का बात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एक्शंस है वो टाइम पे निर्भर कर रहा है। समझ गए ना? देखो ब्रॉडली वर्ब को दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर मेन वर्ब and second category is your auxiliary verb. Auxiliary verb, main verb and your auxiliary verb. मेन वर्ब को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड वन इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ गए ना? हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड योर सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म एंड टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म। टू बी फॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट? इज, एम, आर, वॉस, व। समझ गए? टू हैव फॉर्म में क्या होगा? हैज, हैव और हैड। टू डू फॉर्म में क्या होगा? डू, डज और डिड। समझे? यही तुम्हारा क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म एंड लास्ट वन इज योर टू डू फॉर्म। समझ गए? सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसको ही हम लोग मॉडल्स कहते हैं या फिर सेमी मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल्स या फिर सेमी मॉडल्स। एग्जाम्पल समझो इसका, कैन, कुड। कैन, कुड, यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, एसेट्रा। चलो इसको लिख लो तेजी से। जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है, बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं होना है, कम से कम देख के तो सही लिखना है। हाँ, देख के सही लिखना है जी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है।
यही सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग मॉडल्स भी कहते हैं या फिर सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या बोलते हैं इसको? मॉडल्स या सेमी मॉडल्स कहते हैं। और उसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं? कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, विल हो सकता है, वुड हो सकता है, शैल हो सकता है, शुड हो सकता है, मस्ट हो सकता है, MUST मस्ट हो सकता है, ऑट टू हो सकता है, नीड हो सकता है, और भी बहुत सारे शब्द है इसके अंदर, एसेट्रा। समझ गए ना? मे भी हो सकता है। अभी हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझो। इसमें से यदि एक दो छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वहां पे 2-3 एग्जाम्पल ही लिख दो, छोड़ दो। अभी जब उसको पढ़ाएंगे तब समझाएंगे फिर से। चलो, तो स्टूडेंट क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या है? जो एक्शन को डिनोट करे, बट वो एक्शन में क्या है? टाइम छुपा हुआ है। कि कोई भी कार्य होता है वो समय के हिसाब से होता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना सभी को, तो अभी क्या है? प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट का मतलब क्या? वर्तमान काल है। मैं कल भी पढ़ा रहा था, तो कल का बाद क्या हो गया? पास्ट। और आने वाले समय में पढ़ाऊंगा तो क्या हुआ? फ्यूचर हो गया। तो देख लो, जो भी मेरा कार्य है, जो मेरा एक्शन है, वो समय पे निर्भर कर रहा है। कल का जो कार्य खत्म कर दिए वो पास्ट का बात हो गया, अभी जो कार्य कर रही है प्रेजेंट है, और आने वाले समय में हम कार्य करेंगे वो फ्यूचर होगा। तो तीनों ही जगह पे एक्शन है कि नहीं है मेरा, और वो एक्शन खुद टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर वर्ब। समझ गए ना? इस वर्ब को हम लोग ब्रॉडली 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कितना भाग में? 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मेन वर्ब और योर ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब का पहचान क्या होता है विद्यार्थी लोग? मेन वर्ब का पहचान होता है जो V1 से लेके V5 तक का यात्रा कर सके। समझे? V1 से लेके V5 तक का यात्रा कर सके, उसको क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस। सही बात है ना? हाँ। अब ये जो मेन वर्ब है, जो V1 से लेके V5 तक जा सकता है, इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। क्या ये? ट्रांजिटिव है। क्या है ये? इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखता है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? कि ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखना पसंद नहीं करता है। समझ गए? जो ऑब्जेक्ट को अपने पास नहीं रखेगा उसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल समझो, जैसे बाय हो गया। जब हम बाय का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो देखना, बाय और जो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, उसके बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे आई बाय सम वेजिटेबल्स, तो आई बाय टू सम वेजिटेबल्स नहीं ना बोल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट क्या बोले? आई बाय वेजिटेबल्स या सम वेजिटेबल्स। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वहाँ डायरेक्ट पहुँच रहा है बात। और डायरेक्ट यदि वर्ब से ऑब्जेक्ट का बात पहुँचे तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। और जब वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तो कहने का मतलब वो सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट है। यही चर्चा हुआ था अभी तक। समझ पा रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय हो गया, ठीक है? ये सभी क्या है? हाँ, ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे हाँ, जैसे बाय, और ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी सिंपल एग्जाम्पल, जैसे गो। गो के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा रहता। जैसे आई गो टू पटना, पटना से पहले टू आया ना, गो के बाद टू गया ना, गो के बाद टू है, पटना से पहले टू है। तो गो ऐसे बोल सकते क्या? आई गो पटना, गलत हो जाएगा। आई गो टू पटना, तो गो क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि पटना गो का ऑब्जेक्ट नहीं है। पटना किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझे? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई भी नाउन आता है तो प्रीपोजिशन का वो अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उस केस में जो वर्ब होंगे, जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर नहीं रख रहे होंगे, ऐसे वर्ब को क्या कहेंगे हम लोग? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आया समझ में स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसको मेन वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रांजिटिव वर्ब एंड योर इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अपने अंदर ऑब्जेक्ट रखता है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। देखो, अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जो लिंक करता है।
जो क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में भी हम लोग तीन कैटेगरी, अभी तीनों को समझते कि ये है क्या। देखो, टू बी फॉर्म, क्या लिखा गया है, टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म का मतलब होता है, इधर देखो बच्चे लोग, कितना लिखोगे तुम लोग, इधर देखो, टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म का मतलब होता है कोई चीज का होना, जो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट्स। तो कोई काम तो नहीं कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो क्या, ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। आई एम अ टीचर, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ क्या। यदि मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग, तो मैं कार्य कर रहा हूँ। बट यदि मैं कहता हूँ कि आई एम अ टीचर, तो मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना स्टेटस बता रहा हूँ, मैं अपना स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा हूँ। जो स्टेट ऑफ बीइंग है वही तुम्हारा टू बी फॉर्म है। इसलिए देखो, इसमें इज होगा, इसमें एम होगा, इसमें आर होगा, और यदि बात पास्ट का है तो उसमें वॉज होगा, फिर वह होगा, डिपेंडिंग ऑन योर काइंड ऑफ सब्जेक्ट। यदि आई है तो एम आएगा, यदि आई है तो वॉज आएगा, यदि यू है तो वह आएगा, यदि यू है तो आर आएगा। डिपेंड करता है किस तरह का सब्जेक्ट यहाँ पे अटैच है, और डिपेंड करता है कौन सा समय का बात है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ ना कि आई वॉज अ बीटेक स्टूडेंट, पास्ट का बात है ये, समझ पा रहे हो ना। तो बिल्कुल ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है, आपके स्टेटस को दिखा रहा है, बात समझे। तो टू बी का मतलब ही होता है कि स्टेट को दिखाना, स्टेट के बारे में बताना। स्टेट मतलब स्टेटस, क्या पोजीशन है आपका, कोई कार्य नहीं है वहाँ पे, कोई कार्य नहीं हो रहा है अभी। दूसरा देखो, टू हैव फॉर्म। टू हैव फॉर्म का मतलब जहाँ पे पोजेशन का बात आए, जैसे आई हैव माई मार्कर, जैसे आई हैव ए सन, सिंपल, चलो कंफ्यूज नहीं करते, आई हैव ए सन, इसका मतलब क्या, मेरा एक बेटा है। तो हैव क्या किया, पोजीशन क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है, पोजीशन, ओनरशिप क्रिएट किया। ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब जो ओनरशिप क्रिएट करे, क्या क्रिएट करे, ओनरशिप, पोजीशन क्रिएट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं टू हैव फॉर्म। या तो हैज हो सकता है, या हैव हो सकता है, या भूतकाल में कोई चीज हुआ है तो हैड हो सकता है। बात समझे। हैज किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए। हैव किसके लिए लगता है, या तो आई यू, या तो फिर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। समझ पा रहे हो ना। हाँ, अब है टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म मतलब कोई कार्य होना, क्योंकि डू का मतलब कार्य होता है। तो इसमें तीनों ही हो सकता है। डू कब होता है, या तो आई और यू के साथ, यू डू वन थिंग, तुम एक चीज करो, तो यू के साथ डू लगा, आई के साथ भी डू लगेगा। बट हम जानते हैं कि आई और यू इंग्लिश के नियम को फॉलो नहीं करता है, दे बिहेव एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, वो प्लूरल सब्जेक्ट के भांति बिहेव करना चाहता है। मगर डू किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई और यू के साथ। तो डू किसके साथ लगेगा, यदि बहुत सारे लोग हैं तो उसके साथ डू लगेगा, और ये कुछ चीज को दिखा रहा है, कुछ एक्शंस को भी दिखा रहा है। सिमिलरली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, ऑलवेज डज लगेगा। सी डज हर ड्यूटी इन अ बेस्ट वे, क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। सी है, सिंगुलर है, तभी डज लगा, सी के साथ डू नहीं लग सकता है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं। एंड डिड, यदि भूतकाल में कोई किया हो, चाहे किसी तरह का भी सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो, आई हो, यू हो, प्लूरल हो, तो पास्ट में कोई तुम्हारा वो नहीं देखा जाता है। हाँ, क्या नहीं, बस डिड लगा दो, सबके लिए सही है। पास्ट में आपका वो चेक नहीं होता। जैसे आई गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, और यदि बात ये बीत चुका है तो आई वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। यदि भूतकाल का बात है तो उसमें हम ये नहीं देखते, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल, ये डीड हो गया। अब देखते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब कोई हम लोग या तो मॉडल्स कह सकते हैं या फिर सेमी मॉडल्स कह सकते हैं। देखो, जैसे ये जो है, ये जितने भी वर्ब आते हैं इस तरह का मॉडल्स आते हैं, कैन, कुड, विल, शुड, जितना भी देख रहे हो, इसका अकेला अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है, ये मेन वर्ब के साथ ही अटैच होके आता है। जैसे यू शुड कम हियर, मैंने क्या कहा, यू शुड कम हियर, तो शुड के बाद कम लगा है ना वहाँ पे, मेन वर्ब हुआ। यदि मैं ऐसा कह दूं कि यू शुड हेयर, गलत हो जाएगा ना। यू शुड हेयर बोलेंगे गलत हो जाएगा, यू शुड हेयर बोलेंगे गलत हो जाएगा। उसके लिए मेन वर्ब होना जरूरी है। इसका मतलब इसका अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है, ये पक्का बैसाखी के साथ ही आएगा, मेन वर्ब के साथ।
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड योर सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये स्टैंड कर सकता है, ये स्टैंड कर सकता है। जैसे आई एम अ टीचर स्टैंड कर रहा है ना, मेन वर्ब कहाँ लगा है? नहीं लगा है। आई हैव डस्टर स्टैंड कर रहा है ना, तो ये सब स्टैंड कर सकता है, बट ये अपने आप में स्टैंड नहीं कर सकता है। हाँ, मेन वर्ब चाहिए उसको। इसका सबसे बढ़िया क्या बात है कि अकेले भी स्टैंड कर सकता है और मेन वर्ब के साथ भी आ सकता है। आई एम टीचिंग, एम के साथ टीचिंग लग गया ना, ये अकेले भी आ सकता है, ये इंडिपेंडेंट भी स्टैंड कर सकता है। बच्चे लोग, इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकता है, बट ये जो है कभी इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं करता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं कर सकता, नहीं करेगा ये। और ये तो ऑलवेज करेगा, ये मेन वर्ब है, ये ऑलवेज इंडिपेंडेंट स्टैंड करेगा, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज ये इंडिपेंडेंट स्टैंड करेगा, इसको किसी की बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए बेसिक्स? अब यही सब चीज को पढ़ाना है। आया समझ में? आइडिया डेवलप्ड हुआ? एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्लास है ये। इसमें हम लोग विजन रखेंगे क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 1 है वर्ब का। रब कर देना और क्लैरिटी मिलेगा। ये तो समझ गए ना तुम लोग? विल गेट मोर क्लैरिटी, डोंट वरी। देखो स्टूडेंट, फंक्शंस ऑफ वर्ब, वर्ब क्या क्या काम कर सकता है। एंड और हाँ सुनो स्टूडेंट, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सेंटेंस के लिए बताओ तो सेंटेंस में सबसे कंपलसरी पार्ट क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। और हम तो जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं भी लिखे तो चलेगा। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस, कम हियर, जब हम किसी को बोल रहे हैं कम हियर, ये भी तो सेंटेंस हुआ, बट उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ा ना हमें, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि हम किसको बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो? व्हाट डज इट मीन? वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बच्चा लोग कॉपी लेके आता है बिना वर्ब का। समझ पा रहे हो ना? यदि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो क्या उसका अस्तित्व है? इसलिए वर्ब इज द मोस्ट एसेंशियल एंड मैंडेटरी पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सब्जेक्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? वर्ब है। क्योंकि सब्जेक्ट कई बार मिसिंग हो सकता है यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो, वर्ब तो कभी मिस नहीं कर सकते हो। बात समझे ना? अब इसमें हम लोग जानने जा रहे हैं स्टूडेंट कि वर्ब क्या क्या कार्य कर सकता है। फंक्शंस ऑफ वर्ब, व्हाट द रोल वर्ब कैन प्ले। इसको फंक्शन ऑफ वर्ब कह सकते हो या रोल ऑफ वर्ब भी कह सकते हो। वर्ब कैन प्ले द रोल ऑफ फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन ये दिखा सकता है। फिजिकल एक्शन का मतलब क्या है? जो आपके बॉडी से रिलेटेड हो, जिसमें आप अपना एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, प्ले करना, खेलना, बाई करना, कोई चीज़ खरीदना, क्या है? फिजिकल एक्शन हो रहा है ना उसमें। जैसे रन करना, दौड़ना, रनिंग, ऑल कम्स अंडर योर फिजिकल एक्शन। ऐसा बहुत सारा वर्ड हो सकता है। सही बात है ना? हाँ। मेंटल एक्शन, इट कैन डिनोट योर मेंटल एक्शन, यानी कि जो आपके माइंड से रिलेटेड हो। जैसे एग्जांपल देखो, थिंक, सोचना, कंसीडर करना, लेट कंसीडर करना, कोई चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, समझे? कोई चीज़ को याद करना, ब्रेन से रिलेटेड है कि नहीं है ये? तो ऑल कम्स अंडर योर मेंटल एक्शन। तो वर्ब क्या क्या चीज़ का रोल प्ले कर सकता है? फिजिकल एक्शन का भी रोल प्ले कर सकता है, मेंटल एक्शन का भी रोल प्ले कर सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग। अभी जस्ट देखें हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो टू बी फॉर्म था वो इसलिए आया था। जो टू बी फॉर्म है
एग्जाम्पल देखो, इज, एम, आर, वाज और वो। समझ गए ना? ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, आपका स्टेटस को दिखा रहा है, आपका क्या पोजीशन है। हेल्प अदर वर्ब्स, दूसरे वर्ब्स को हेल्प करेगा। कोई ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे हम तुम लोग क्या बताएं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन असिस्ट द मेन वर्ब। जैसे आई एम टीचिंग, एम असिस्ट कर रहे हैं ना टीचिंग को, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब वो क्या कर सकता है? मेन वर्ब को हेल्प कर सकता है। तो एग्जाम्पल देखो, हाँ सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें। इसमें जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब थे विद्यार्थी लोग, सभी इसका हिस्सा हो सकता है, सभी हिस्सा हो सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इंडिपेंडेंट भी तो खड़ा हो सकता है और साथ में दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी तो हो सकता है, दोनों ही कार्य है ना। बट जो दूसरा वाला है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हमेशा क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। क्या चीज़ पर डिपेंड होगा? दूसरे मेन वर्ब पर डिपेंडेंट होगा। तो इसलिए दूसरे वर्ब को ही वो मदद कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसमें तुम मॉडल्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एम का, इज का, हैज़ का, कैन का, सेल एक्सेट्रा। समझ गए ना? इट कैन परफॉर्म द रोल ऑफ फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, state of being, help other verbs, and it can play the role of your participle। verb participle का भी रोल प्ले कर सकता है ना। पार्टिसिपल जान रहे हो ना? पार्टिसिपल का मतलब होता है बच्चे लोग V3 और V4। अब वो वर्ब की तरह काम नहीं करना चाहता है, वो किस तरह काम करना चाहता है? एडजेक्टिव की तरह। वेरी गुड, एडजेक्टिव की तरह। है तो वर्ब का ही हिस्सा, वो वर्ब से ही टूट के बना है वो। तो वर्ब अपना तो कार्य कर ही रहा है, बहुत सारे दूसरे का भी कार्य करके दिखा दे रहा है वो। वर्ब कैन प्ले द रोल ऑफ जेराउंड ऑल्सो। वर्ब जेराउंड का भी रोल प्ले कर सकता है ना। जेराउंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो VING फॉर्म है, बट अब वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा। किस तरह काम कर रहा है? वो नाउन की तरह काम कर रहा है। जब नाउन की तरह काम कर रहा है तो क्या हो सकता है? वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। समझ गए ना? टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? 2 + V1 है तो इसमें वर्ब, बट वर्ब का रोल ये प्ले नहीं करना चाहता। क्या चीज़ का रोल प्ले करेगा ये? हाँ, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो अभी नाउन मान के चलते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में भी कर सकता है ये। नाउन भी कर सकता है, एडजेक्टिव भी कर सकता है, एडवर्ब भी कर सकता है। लिख लो, चलो ठीक है, लिख ही लो। एडवर्ब भी कर सकता है। बात समझ गए ना? हाँ। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हाँ, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, बच्चा लोग फ्रेजल वर्ब में क्या बताए थे? वर्ब प्लस पार्टिकल, वर्ब प्लस पार्टिकल, वर्ब प्लस पार्टिकल। फ्रेजल वर्ब इज नॉट इक्वल टू योर वर्बल फ्रेज। याद है? हाँ, वर्बल फ्रेज यहां पे नहीं लेके आ रहे हैं। वर्बल फ्रेज का मतलब यही तो हुआ, ये कुछ नहीं। ये क्या है? वर्बल फ्रेज है। ठीक से देखोगे तो गॉट इट? कैसे बनेगा वर्बल फ्रेज? जैसे आई एम टीचिंग, वर्ब कितना है? 2 है ना, हो गया वर्बल फ्रेज। समझ में आ गया? नहीं, कुछ नहीं, ये वर्बल फ्रेज का एग्जांपल है। आया समझ में? हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आया कि सर वर्बल फ्रेज क्यों नहीं बोल रहे हैं, यही है वर्बल फ्रेज। तो फ्रेजल वर्ब क्या था? वर्ब प्लस पार्टिकल। पार्टिकल क्या क्या हो सकता है बताओ जल्दी से? पार्टिकल कैन बी योर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हो सकता है। पार्टिकल कैन बी योर एडवर्ब एंड पार्टिकल कैन बी योर बोथ। कोई बात नहीं, सब पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। ये एक आपका चार्ट है कि क्या क्या वर्ब काम कर सकता है। इतना कुछ वर्ब कर सकता है स्टूडेंट, समझे?
इसको नंबर में बांध दो, फिजिकल एक्शन 1 लिख दो, मेंटल एक्शन 2 लिख दो, ऐसे कर दो। तो कितना हो जाएगा टोटल, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ गए ना? तो 8 जो फंक्शंस वो वर्ब परफॉर्म कर सकता है। मिटा देना। अब चलो एक एक करके देखते हैं कैसे परफॉर्म कर रहा है वर्ब ये कार्य। हो सकता है कई बच्चे लोग को ये समझ में नहीं आया हो फ्रेजल वर्ब, हालांकि मैंने पिछले क्लास में बताया था ना इसके बारे में। इट इज़ नॉट इक्वल टू योर फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट क्लास जो हुआ था उसमें ही चर्चा किए थे, इफ आई एम करेक्ट। जब फ्रेज का बात कर रहे थे हम लोग तो उसमें फ्रेज क्या होता है उसका टाइप जब पढ़े थे तो उसमें बताए थे। ये मिटा देना। ये देखो, फर्स्ट वन लेते हैं फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन एग्जाम्पल, ए फिजिकल एक्शन डिनोट कर रहा है ना। बताओ ए में वर्ब कहाँ है, कहाँ पे है? हाँ, बॉट। ये वर्ब है, कौन सा फॉर्म है ये? V2 फॉर्म है। हाँ, यदि तुम V3 भी बोल रही हो तो गलत नहीं बोल रही हो। मैं कैसे पता चलेगा कि V2 है V3 है? यदि V3 होता तो उससे पहले हैज़ हैव हैड आता। बात समझे ना? V3 यदि होता, बॉट होता, यदि V3 होता तो उससे पहले क्या आता? हैज़ हैव हैड आता, तभी उसको हम बोल सकते थे V3। क्योंकि बाय, बॉट, बाइंग एंड बाइस। आ रहा है समझ में ना? तो V2 और V3 क्या हो गया? बॉट हो गया ना। कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? जब V3 आएगा तो उससे पहले हैज़ हैव हैड आएगा। वो परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है, समझ गए? हाँ, तो क्या हुआ पास्ट का V2 में, यानी कि पास्ट। देखो एक्शन पास्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास हम लोग क्या सीखे कि वर्ब एक्शन तो कर रहा है मत समय के साथ साथ वो एक्शन समय पे निर्भर करता है। समझ रहे हो बात को ना? वो समय पे निर्भर करता है। ये हो चुका है, आई हैव डन इट, ये कंप्लीट हो चुका है कार्य। आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इसका मतलब क्या कि ये मैं रोज ही करता हूँ, यानी कि सुबह सुबह रोज ही प्ले करता हूँ मैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ सेंटेंस है। हालांकि तुम लोग को अभी टेंस नहीं जानना है, अभी टेंस पढ़ा ही नहीं है, बट अभी समझो ये रोज ये कार्य हम रोज ही करते हैं। प्ले है, इसका मतलब क्या है? V1 क्या है? फिजिकल एक्शन है कि नहीं? दोनों। खेलना मतलब क्या? फिजिकल एक्शन। खरीदना मतलब फिजिकल एक्शन। तो वर्ब ने फिजिकल एक्शन दिखाया कि नहीं दिखाया? उसी तरह तुम लोग भी एक सेंटेंस लिखो, फिजिकल एक्शन बोला, ऐसे ढेर सारा वर्ब है फिजिकल एक्शन के लिए। लिखो तेजी से।
बच्चे लोग यहाँ पे आओ, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ बताओ वर्ब क्या क्या है। फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? से वर्ब है। वर्ब कौन सा है? सभी लोग सहमत हो? नो क्या है? वर्ब है। बाबू से नहीं है वर्ब, क्यों? क्योंकि टू के साथ आया, वो इन्फिनेटिव होगा। बात समझे? सेकंड में बताओगे वर्ब कौन सा है? हाँ, वेरी गुड, थिंक। थर्ड में बताओगे? हाँ, रिकॉग्नाइज्ड। अब ये भी बताओ कौन सा वर्ब है ये? V1 है। सेकंड में कौन सा है? V1 है जी। कंफ्यूज काहे हो रहा है? आई के साथ हमेशा V1 ही लगता है। और तीसरा कौन सा है? V3 नहीं हो सकता। V3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हैज, हैव, हैड नहीं है। समझ गए ना? अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले समझो। आई नो वाट यू वांट टू से, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो। और जो पता है दिमाग से ही पता है ना, तो क्या हो गया? मेंटल एक्शन हुआ ना, माइंड काम कर रहा है ना यहाँ पे। आई थिंक, मेरे हिसाब से वो गिल्टी है, वो दोषी है। तो मेरे हिसाब से का मतलब क्या होता है? माइंड के एक्शन के बेस से, हमारे एहसास के बेस से, हमारे सोच के बेस से, माइंड से जुड़ा हुआ की चीज़ है कि नहीं है ये। तीसरा क्या है कि द चाइल्ड रिकॉग्नाइज इट्स पेरेंट्स, एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को पहचान लिया। होता है कई बार बच्चा मेला में खो जाता है, कई बार गुम हो जाता है। केवल मेला में ही नहीं, मूवी नहीं चल रहा है, कहीं भी मान लो खो गया और उसको लाया गया दिखाने के लिए, तो अपने पेरेंट्स को उसने पहचान लिया। और ये काल हो चुका है, ये कार्य हो चुका है। रिकॉग्नाइज मतलब हो चुका है। तो तुम कहो सर पॉजिटिव एडजेक्टिव आपने इट्स क्यों लगाया? कायदे से आपको हिज लगाना चाहिए था। ये सवाल तुम्हारा होना चाहिए था। तो मैं कहूँगा कि बाबू ये चाइल्ड है, इसका जेंडर क्लियर है क्या? जब बच्चा का जेंडर क्लियर नहीं होता है तो उस केस में हम पॉजिटिव एडजेक्टिव में इट्स लगा सकते हैं। कुछ याद आया प्रोनाउन का चैप्टर? हाँ बिल्कुल। और ये तीनों ही जो कार्य हो रहा है ब्रेन से हो रहा है ना, तो क्या है? इट डिनोट्स योर मेंटल एक्शन। चलो एक सेंटेंस बनाओ तो इस रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या होता है? बच्चे लोग जानते हो ना? पहचानना। पहचानना जी। पता चला ये भी नहीं पता चल रहा है, तो फिर कैसे रिकॉग्नाइज होगा क्लास में? चलो फटाफट लिखो जल्दी से। अच्छा बच्चे लोग 9 नंबर लिखे थे ना हम लोग, कितना वर्ब का रोल कितना लिखे थे? 9 लिखे थे ना? 8 लिखे थे। अच्छा गलती हो गई, एक और लिखो, ऐसे कर दो और लिखो पोजेशन। ये लिखो, लिखो जल्दी लिखो 9 में, ऐसे करके पोजेशन लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पोजेशन। मतलब पोजेशन मतलब वही ओनरशिप। अरे वर्ब ओनरशिप को भी तो दिखाता है। इसमें कौन सा होगा बच्चा लोग? वही टू हैव फॉर्म लिख देना। टू हैव फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब का टू हैव फॉर्म काम करेगा। हैज़, हैव और हैड। ये लिख लो, ऐड कर लो उसमें 9 9 न्यूमेरिकल नंबर लिख के उसमें ऐड कर लो। ये हो गया ना? फिजिकल एक्शन वी हैव कंप्लीटेड, मेंटल एक्शन वी हैव कंप्लीटेड। जो सिंपल है उसको पहले देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? थोड़ा जो डिफिकल्ट है उसको बाद में देखेंगे। थर्ड वन लेते हैं, सिंपल वन, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग जान रहे हो ना तुम लोग बच्चे लोग? क्या होगा? टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म में वर्ड सब जान रहे हो? क्या क्या है? इज, एम, आर, वॉज और वो। और मतलब यदि बीता हुआ बात है तो वो। एग्जाम्पल देखो,
ही इज ए डॉक्टर, ए, समझे? शी वॉज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट थी, बट नाउ शी इज एम्प्लॉयड। स्टेट ऑफ बीइंग, कोई कार्य कर रहा है क्या? ये इसमें सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट क्या है बच्चे लोग? ही। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है? नो। क्या यहाँ पे कोई सब्जेक्ट कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है तो पक्का सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है। फोर्थ वन देखो, इजी तरीके से चलते हैं, पोजीशन देखते हैं, जो सबसे आसान है उसको देखते हैं फर्स्ट। पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? ओनरशिप, होना, अपना होना कोई चीज। इसके लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा स्टूडेंट? टू हैव फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ टू हैव फॉर्म। एग्जाम्पल, I have two sisters. B, you will have this book by next month. You will have this book by next month, यानी कि ये किताब तुम्हारे पास रहेगा नेक्स्ट मंथ तक। पोजीशन होगा, किताब उसके पास रह गया तो पोजीशन है, क्या बात में हुआ जी? समझे? पोजीशन का बात है कि नहीं है? हाँ, ये अलग बात है कि हम बताएं तुम लोगों को पहले, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो आ सकता है। हाँ, मॉडल के साथ भी आ सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना, मॉडल के साथ भी आ सकता है। यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसका मतलब क्या? फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। देखो बच्चे लोग, ये फ्यूचर में जो होने वाला स्टेटस है उसको डिनोट कर रहा है, समझे ना? और सिंपल बता, चलो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। हाँ, जैसे सिंपल देखते हैं, आई हैड ए कार, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कभी कार था, अभी नहीं है। आई हैड ए कार, मेरे पास कार था, समझे? आई वॉज अ कार नहीं लिख दोगे, हम कार थे ये तो नहीं लिखोगे ना। आई हैड ए कार, मेरे पास कभी कार हुआ करता था। कि तुम लोग क्या है, कारी हो क्या तुम लोग? कि सरकार हो कि बेकार हो? बेकार तो नहीं है तुम लोग, है ना? चांद तारा बनेगा आने वाले समय में। देखो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जिसका ब्राइट फ्यूचर होता है वो है स्टूडेंट्स। बाकी सब अपने अपने जगह समा गए हैं। कोई मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स का काम कर रहा है, कोई प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का काम कर रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है तो अपना डॉक्टर का काम कर रहा है। मैं एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट से भी ऊपर जा सकता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टूडेंट। फिर उसका सीमा बाधा नहीं है। देयर इज़ अ नो लक्ष्मण रेखा, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। एक प्रेसिडेंट का अपना एक लक्ष्मण रेखा है, एक टीचर का अपना लक्ष्मण रेखा है ना? विद्यार्थी का लक्ष्मण रेखा नहीं है एम्बिशन का, वो कहीं पे भी पहुंच सकता है। हो गया, अब हो गया, स्टूडेंट वाला खत्म हो गया स्टेटस। ये हेड वाला, वो वाला आ गया, वाज वाला आ गया। देखो तो कैसे खत्म हुआ स्टेटस, देखो तो यहाँ पे बच्चे, सी वाज अ स्टूडेंट, अब लिमिट फिक्स हो गया, नाउ सी इज एम्प्लॉयड। समझे? मिटा देना,
चलो पोजीशन को भी इसने दिखा दिया। अच्छा हाँ, हेल्प अदर वर्ब्स, ये जानते हैं हम लोग कि दूसरे वर्ब को भी हेल्प कर सकता है। मैं वर्ब एग्जाम्पल देखो, ऑक्सिलरी वर्ब भी काम कर रहा है ये। जैसे लेट्स से अमिताभ बच्चन इज होस्टिंग ए न्यू टीवी शो, यानी कि अमिताभ बच्चन जी क्या कर रहे हैं, एक न्यू टीवी शो को होस्ट कर रहे हैं। होस्ट करने का मतलब क्या है, कोई एंकरिंग कर रहा है। जैसे केबीसी कौन होस्ट करते हैं, अमिताभ बच्चन जी ही करते हैं, सही बात है ना। हाँ बच्चे लोग देखो, ये जो इज है इसको असिस्ट कर रहा है ना, इसको हेल्प कर रहा है ना कंप्लीट होने में। इसलिए लिखा है कि वर्ब का कार्य होता है दूसरे वर्ब को भी हेल्प करना। ये वर्ब का कार्य क्या है, इस वर्ब को भी हेल्प करना। और ये कौन सा वॉइस में लिखा गया है, देखो जो टेंस फॉलो करता है पैटर्न उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। और हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस लिखा जा सकता है। ये एक्टिव वॉइस है। देखो बच्चे लोग अभी थोड़ा सा समझ लो, पैसिव वॉइस तो करोगे ही आने वाले समय में। एक्टिव, अब बताओ सब्जेक्ट क्या है इसका, अमिताभ बच्चन। ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ ए न्यू टीवी शो। ए को क्यों छोड़ रहे हो, ये भी तो है, सब होगा। ये एक्टिव वॉइस है। जिसे आई राइट ए लेटर, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या राइट हो गया, और ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये वो एक्टिव वॉइस, क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव, यानी कि जो टेंस का पैटर्न फॉलो करे, जो V1 से लेके V5 तक का जो पैटर्न है, समझे ना, यानी कि टेंस जो फॉलो करे उसको बोलते हैं, उस तरह का जो स्ट्रक्चर है, उस तरह का जो सेंटेंस, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक है। अब देखो पैसिव वॉइस भी इसका बना सकते हो। क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। जैसे देखो पैसिव वॉइस में लिखते हैं, ए न्यू टीवी शो इज, होस्टिंग है ना यहाँ पे, इज बीइंग होस्टेड बाय अमिताभ बच्चन। कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने का। उसके लिए तुम लोग को सेंटेंस का, उसके लिए तुमको टेंस का समझ होना चाहिए। मगर ये क्यों लिखे हैं हम यहाँ पे, ये हम इसलिए लिखे हैं कि देखो बच्चे लोग एक्टिव वॉइस में तो काम कर ही रहा है, मगर पैसिव वॉइस में भी इज मदद कर रहा है इस वर्ब को। बात समझे, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को सहयोग कर रहा होता है। समझ गया ना। चलो सी, द ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 2 hours। अनाउंसमेंट होता है ना, द ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 2 hours। बताओ यहाँ पे कौन सा वर्ब किसको हेल्प कर रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब इसको हेल्प कर रहा है। समझ गए ना। अच्छा, और ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस, क्योंकि टेंस को फॉलो कर रहा है, ये टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। समझ गए ना। तो कैसे एक वर्ब दूसरे वर्ब को सहयोग करता है, समझ गए ना। यू शुड कम हियर। चलो यहाँ तो जितना भी देखे थे ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे थे, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प कर रहा था मेन वर्ब को कंप्लीट करने के लिए। अब थोड़ा मॉडल्स भी लगा देते हैं स्टूडेंट, इसको मॉडल्स कह सकते हैं ना हम लोग। हाँ, मॉडल मतलब वही सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल।
देख रहे हो, ये मॉडल भी हेल्प कर रहा है इसको। तो ये भी तो हुआ हेल्प अदर वर्ब्स, ये भी वर्ब दूसरे वर्ब को मदद कर रहा है। यू शुड कम हियर, तुम इधर आओ, और कंपल्सन नहीं है, आना ही होगा, शुड है ना वहाँ पे, इसलिए। समझ गए ना? तो केवल यही नहीं कि हम केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तक ही सीमित रखें, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, यानी कि सेमी मॉडल्स भी या मॉडल्स भी हो सकता है उसमें। चलो फटाफट लिख लो, और यदि टाइम मिलता है तो फटाफट अपना सेंटेंस भी लिख लिया करो एक दो। पाँच नंबर हो गया ना। अब सिक्स्थ वन करते हैं, जो तुम लोग के लिए बहुत आसान है। चलो जेरोन करवाते हैं। जेरोन जानते हो ना तुम लोग, VING फॉर्म, हाँ, जो कि किस तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करेगा। नाउन की तरह मतलब सब्जेक्ट बनेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, पहला स्टेटमेंट है। बी देखो, स्मोकिंग टबैको कॉजेस कैंसर। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। में अंतर क्या है, फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है? यहाँ पे केवल जराउंड है, इसमें क्या है बच्चे लोग, जराउंड फ्रेज है, इसमें केवल जराउंड है। दैट इज द डिफरेंस। समझ गए ना? तो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला भी लिख दो। हाँ, ही क्विट स्मोकिंग, ये भी करेक्ट होगा, ही क्विट स्मोकिंग या ही क्विट स्मोकिंग टबैको। देखो, ही क्विट व्हाट, स्मोकिंग, ऑब्जेक्ट के भांति काम कर रहा है। ये है जराउंड, किस तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के भांति काम कर रहा है। ये देखो, व्हाट कॉजेस कैंसर, तो स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। व्हाट कॉजेस कैंसर, तो स्मोकिंग टबैको कॉजेस कैंसर। तो ये जराउंड फ्रेज क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट बन गया। ये जराउंड क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट बन गया। ये जराउंड क्या बन गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बन गया। और यदि यहाँ जराउंड फ्रेज होता तो वो भी ऑब्जेक्ट बन जाता। आ रहा है समझ में ना? सो सिंपल ना, सिंपल है ना? हाँ, बहुत सिंपल है। सेवेंथ देखो, कंफ्यूज मत रहो स्टूडेंट, 50 बार कर चुके हो क्लास में। टू इन्फिनेटिव, 2 + V1। अच्छा, जेराउंड और इन्फिनेटिव में क्या अंतर होता है पता है ना? जेराउंड रियल है, प्रैक्टिकल है, कंप्लीट है, जो फिक्स है। मगर इन्फिनेटिव क्या है, जो चीज़ रियल नहीं है, जो चीज़ फिक्स नहीं है, और जो चीज़ फ्यूचर का है। एग्जाम्पल, टू स्टडी इज ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छा हैबिट है ना। तो व्हाट इज ए गुड हैबिट, टू स्टडी। आई वांट टू गो, आई वांट व्हाट, टू गो। टू गो मतलब टू इन्फिनेटिव। तो क्या किस तरह काम कर रहा है बच्चे लोग, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और देखो, दोनों ही फ्यूचर रेफरेंस। टू स्टडीज मतलब पढ़ना, अभी हुआ नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, रियल नहीं है। पढ़ना क्या गुड हैबिट है, क्या है, अभी गए नहीं, आई वांट टू गो आउटसाइड, जाना चाहते हैं, अभी गए नहीं। हाँ, यदि मान लो कि यहाँ पे आउटसाइड लगा देते हैं तो टू इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाता, टू इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाता। वो आ रहा है समझ में क्या क्या बोल रहे हैं हम? देखो, लगा ही दो तो, ताकि तुम लोग को पता रहे कि इन्फिनेटिव
का फ्रेज चांस है टू गो आउटसाइड। पूरा कर दो, लिख दो कि ये टू इन्फिनिटी फ्रेज है और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वो। ये हो गया 7। 8 देखते हैं स्टूडेंट। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होगा हमेशा वो फ्रेज में आएगा कि कुछ ना कुछ वर्ड अटैच ही रहेगा उसके साथ। V3 के साथ कुछ ना कुछ वर्ड अटैच ही रहेगा, इसलिए हमेशा वो फ्रेज के साथ आएगा। जैसे जेराउंड, जेराउंड भी आ सकता है या जेराउंड के फ्रेज में भी आ सकता है। टू इन्फिनिटी के फॉर्म में भी आ सकता है या फिर टू इन्फिनिटी फ्रेज में भी आ सकता है, बट पार्टिसिपल हमेशा फ्रेज में आएगा। समझे? जैसे एग्जांपल देता हूँ मेरे को, पहले ये देखो V3 और V4 यानी कि VING फॉर्म किस तरह काम करना चाह रहा है? ये एडजेक्टिव के रूप में। अब भले ही वर्ब दिखता हो बट किस तरह काम कर रही है? एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जैसे एग्जांपल देखो, अब बच्चे लोग पार्टिसिपल बताए थे ना, पार्टिसिपल भी कितने टाइप के हो सकते हैं? जल्दी बताओ। 2 टाइप का चर्चा कर रहे थे, एक्चुअल में 3 टाइप का होता है। मैं अभी 2 टाइप समझो। क्या है ये? पास्ट पार्टिसिपल एक्चुअल में 3 टाइप होता है, मगर अभी फिलहाल के लिए 2 टाइप समझो, फ्यूचर में बताएंगे। पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ? V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ? V4 या फिर VING फॉर्म। सही बात है ना? देखो, wearing a white shirt wearing a white shirt he went to playground। देखो, अब केवल बच्चे लोग केवल हम वेयरिंग तो नहीं लिख सकते थे, ये चीज़ हमें लिखना ही पड़ता, तभी इसका मीनिंग निकलता है। इसलिए बोलेंगे पार्टिसिपल हमेशा फ्रेज के साथ आएगा। मान लो केवल तुम इतना लिख रहे हो, कोई मीनिंग बना? वेयरिंग कॉमा ही वेंट टू प्लेग्राउंड, क्या पहन के गया हो? आपको वो चीज़ लिखना पड़ेगा। इसलिए पार्टिसिपल ऑलवेज कैरी फ्रेज, वो कुछ दूसरे वर्ड के साथ वो आएगा ही आएगा। अच्छा बताओ, वेयरिंग ए वाइट टी शर्ट, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ING फॉर्म से स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे क्या चीज़ का एक्ट कर रहा है? वो किस रूप में एक्ट कर रहा है? ही को मॉडिफाई कर रहा है, आखिर वही नहीं गया दौड़ते हुए। तो ही मतलब क्या हुआ? प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करे उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में रोल प्ले कर रहा है। समझ गया ना? जैसे ये तो हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज ए। बी देखो, known as the Manchester of East, known as the Manchester of East, Mumbai consists of several cloth mills known as the Manchester of, मैनचेस्टर कहाँ पे? यूके में है, यानी कि मुंबई को कहा जा रहा है। मुंबई क्या प्लेस है? यदि प्लेस को कोई चीज़ मॉडिफाई करता है फ्रेज, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये V3 से स्टार्ट हुआ। नोन क्या V3 है कि नहीं है? नो, न्यू, नोन, नोइंग, न्यू, नोस। नो, न्यू, नोन। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे बच्चा लोग ये भी नहीं आता। देखो, नो, न्यू, नोन, समझ गए?
ये हो गया, ये आया ना विट्री, तो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, यानी कि एक तरह से जो मैनचेस्टर जो दुनिया में फेमस है, तो हमारा मुंबई भी मैनचेस्टर की तरह ही है। मुंबई क्या है? ईस्ट का मैनचेस्टर है। इसका मतलब क्या है कि एशिया का मैनचेस्टर है वो। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे क्लॉथ मिल्स है। अब मैनचेस्टर किस लिए जाना जाता है? गारमेंट्स के लिए। जितना भी वर्ल्ड में ब्रांडेड प्रोडक्ट देखते हो अधिकतर वो लंदन का है। और गारमेंट का इंडस्ट्री अभी से नहीं है बाबू, कॉलोनी पीरियड से है। कॉलोनिज्म इंपेरियलिज्म जब स्टार्ट हुआ तभी से गारमेंट्स का फैक्ट्री है वहाँ पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना, कहाँ स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? 1750 के बाद यूके, लंदन में बहुत बड़ा फैक्ट्री सब है। मैनचेस्टर कपड़ा के लिए दुनिया में जाना जाता है। जब मैनचेस्टर दुनिया में कपड़ा के लिए जाना जाता है तो इंडिया भी मैनचेस्टर से कम नहीं है। मुंबई जो है वो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लॉथ मिल्स आते हैं। आया समझ में? कंपेयर कर रहे हैं। तो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। बताओ ये कौन सा फ्रेज है बच्चे लोग? कौन सा फ्रेज है बताओ? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है? हाँ, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है ये। और ये जो देख रहे हो पास्ट पार्टिसिपल जो फ्रेज देख रहे हो किस तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में। क्यों? क्योंकि वो और कुछ नहीं, मुंबई के बारे में तारीफ कर रहा है, मुंबई के बारे में बता रहा है। जब नाउन को कोई वैल्यू ऐड करे तो क्या है? ऑटोमेटिकली वो एडजेक्टिव है। समझ गए ना? तो ये हो गया पार्टिसिपल फ्रेज। फटाफट जल्दी से लिख लो तेजी से। और इससे पहले कभी सेंटेंस बताए होंगे, बीटन बाय मस्कीटोस वी कुडंट स्लीप द होल नाइट, था ना? तो बीटन क्या है? विक्ट्री है। बाय मस्कीटोस, बाय मस्कीटो साथ में आएगा ही आएगा, तभी तो पार्टिसिपल के साथ हमेशा फ्रेज बनता है। समझ पा रहे हो ना ठीक से? अब क्या बचा है स्टूडेंट? जल्दी बताओ क्या बचा हुआ है? अच्छा, टू हेल्प अदर वर्ब्स भी लिखे थे ना हम लोग। कितना नंबर में संख्या में था वो? अच्छा, कितना संख्या में था? टू हेल्प अदर वर्ब्स, देखो संख्या 4th नंबर है ना। तो वहाँ साइड में लिख दो कि वो कुछ नहीं क्या है, वर्बल फ्रेज है। लिख दो वहाँ पे भी वही वर्बल फ्रेज है, लिखो वहाँ पे। यहाँ पे लिखो ना, यहाँ पे वहाँ तो लिखवाएं, यहाँ पे भी लिखवाएं क्या? देखो तो नोट्स में चेक करो। अभी जो एप्लीकेशन बता रहा उसमें राइट डाउन लिखो उसमें। अरे तुम लोग नंबर को लेकर कंफ्यूज क्यों हो रहा है? और देखो ना उसमें नंबर कुछ भी है, डालो उसमें। कॉन्सेप्ट में कुछ काम ही नहीं, नंबर पे काम करेगा तुम लोग। नाइन्थ नंबर देखते हैं स्टूडेंट, दैट इज योर क्या है बताओ? वर्बल फ्रेज नहीं, फ्रेजल वर्ब। हाँ, ये वर्ड ही ऐसा है कि कंफ्यूज कर देगा कोई भी, समझे? इसलिए यहाँ पे लिख लो कि नोट करके कि वर्बल फ्रेज नॉट इक्वल टू योर फ्रेजल वर्ब। तो फिर फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वर्ब प्लस पार्टिकल, और वर्ब प्लस पार्टिकल मिलके वर्ब का ही मीनिंग दे रहा है। अच्छी बात यह है, टू इन्फिनिटी में क्या देखे थे कि वर्ब खत्म, वो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम कर रहा था। उसी तरह जेराउन देखे थे, वर्ब से बना बट वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, वो नाउन की तरह काम कर रहा था। मैं इसमें ऐसा नहीं है, वर्ब प्लस पार्टिकल गिव्स यू द वर्ब। वर्ब पार्टिकल के साथ ऐड करके वर्ब का ही मीनिंग दे रहा है आपको। तो ये पार्टिकल क्या है? पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है, या फिर प्रीपोजिशन हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकता है, बोथ।
एग्जाम्पल समझो विद्यार्थी लोग, एग्जाम्पल समझो। जैसे गेट अप, गेट अप, बी, हाँ जैसे टर्न डाउन, सी, हाँ जैसे टर्न डाउन हो गया, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। देखो स्टूडेंट, चलो 3 वर्ड पे लेते हैं, गेट अप, टर्न डाउन, लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा गेट अप, गेट अप क्या 2 चीज से बना है ना? गेट क्या है? वर्ब है ना, ये वर्ब है। कौन सा वर्ब है? V1 है। और जो अप है बाबू, सुनो, अब क्या है? यदि मान लो कि यहाँ तो चलो 2 है, यहाँ 2 है, तो इसमें पहचाना बड़ा आसान हो जाए कौन सा एडवर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है। ए अच्छे से सुनो, बाद में लिखना तुम लोग, यहाँ सुनो अच्छे से, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, इधर देखो अच्छे से। गेट क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बाद जो भी पार्टिकल अटैच है वो क्या प्रीपोजिशन होगा कि एडवर्ब होगा? तो पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो एडवर्ब होगा। पहला, यदि एक ही वर्ड है तो जरूर वो एडवर्ब है। क्या है वो? एडवर्ब है। और अप जानते हैं कि अप कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। डाउन कौन सा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये जो अप है स्टूडेंट क्या है? एडवर्ब है। यानी कि वर्ब और एडवर्ब का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। अब ये जो गेटअप बना है, ये जो कार्य कर रहा है, ये भी वर्ब की तरह ही काम कर रहा है, ये भी वर्ब की तरह ही काम कर रहा है। गेट प्लस अप से जो गेटअप बना है वो भी वर्ब की तरह ही काम कर रहा है, जैसे कि गेट भी काम कर रहा था। मगर अंतर समझो, गेट इज नॉट इक्वल टू गेटअप। गेट का मतलब होता है कोई चीज पाना, और गेटअप का मतलब होता है उठना। अंतर है, मीनिंग चेंज हो गया। यानी कि जब पार्टिकल वर्ब के साथ अटैच हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ही चांस है कि मीनिंग चेंज हो जाएगा। मगर कई ऐसे केस हैं जहाँ पे मीनिंग सेम ही रहता है। मैं बहुत ऐसा केस देखोगे जहाँ पे मीनिंग इंटायरली चेंज हो जाएगा। समझ गए? जैसे एग्जांपल देखो, टर्न डाउन, इसी तरह देखते हैं टर्न डाउन, टर्न डाउन। टर्न क्या है बच्चे लोग? वर्ब है। हाँ, V1 है तो V2 भी कर सकते हो, टर्न डाउन भी कर सकते हो यदि पास्ट में कोई चीज़ ऐसा हुआ है तो। यानी कि आप इसको टर्न डाउन भी लिख सकते हो, ईडी लगा सकते हो, टर्न डाउन कर सकते हो। टर्न मतलब क्या? ये पास्ट में हो चुका है कोई घटना, ईडी लगेगा मतलब V2 है वो, V2 का मतलब पास्ट टेंस। यहाँ पे समझो टर्न वर्ब हो गया, डाउन क्या होगा? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना टर्न डाउन, समझे? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेजल वर्ब। एंड इट विल नॉट इक्वल टू योर टर्न, टर्न, टर्न डाउन इज नॉट इक्वल टू योर टर्न। अब देखो, टर्न का मतलब क्या होता है? घूमना। टर्न का मतलब क्या होता है? घूमना। और टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज करना, मना करना, मना करना। अब बताओ कहाँ मीनिंग बैठ रहा है? पूरा मीनिंग चेंज हो गया ना। लुक फॉरवर्ड टू, चलो हाँ, यहां बताते हैं, लुक फॉरवर्ड टू। अब बताओ बच्चे लोग, ये क्या है? वर्ब है। भी लेते हैं, V1 है यहाँ पे, बट V1 से लेके V5 तक जा सकता है ये, इसलिए अभी भी लेते हैं, केवल भी। चलो V1 ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है इसे। फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड क्या होगा? एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब। और टू क्या है? प्रीपोजिशन। आया ना? अब तुम खुद देखो, लुक का मतलब होता है देखना। लुक का मतलब क्या होता है? देखना, मेंटल एक्शन। जो इंद्रियों से आप जो कार्य करते हो वो मेंटल एक्शन ही है, देखना, सुनना। इधर देखो, लुक क्या है? देखना। बट लुक फॉरवर्ड टू मतलब क्या है? कि इंतजार करना, वो भी बेसब्री से, खुशी से इंतजार करना। मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया ना। तो उसी वर्ड से भले ही पार्टिकल के साथ आ जाए, आप पार्टिकल का तात्पर्य क्या है? या तो एडवर्ब भी हो सकता है उसमें, या तो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। जब इस कॉम्बिनेशन का तो वही वर्ब आता है तो मीनिंग इंटायरली चेंज हो सकता है। दैट इज कॉल्ड योर फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब सबका एक सेंटेंस लिख देते हैं। पहले ये सब लिख लो, तेजी से लिख लो इसको। अब लिखो, जब समझा रहे तो सुनो अच्छे से।
राइट डाउन। मिटा देना ये। हाँ, अब ये 3 वर्ड याद दिलाना। चलो देखो, अच्छा स्टूडेंट देखो, एक छोटा सा चीज़ बता रहे हैं। बचपन में तुम लोग को स्कूल में जरूर सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड दिया, मतलब टीचर लोग दिया मतलब देते होंगे बचपन में। कोई भी वर्ड, जैसे नाउन हो गया, वर्ब हो गया। जैसे नाउन हो गया, देखो नाउन का कोई भी वर्ड आपको दे, जैसे लेट से टेबल, तो टेबल का तुम सेंटेंस ही बनाओगे, टेबल को चेंज नहीं कर सकते हो। वर्ब ऐसा चीज़ है, जैसे मान लो कि तुमको गो दिया है और तुमको बोला किसी ने कि गो का आप सेंटेंस बनाओ, तो तुम केवल गो का ही नहीं, तुम वेंट का भी बना सकते हो, तुम गॉन का ही बना सकते हो, क्योंकि ये जो गो है वो V1 से V5 तक जा सकता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो गेट अप देख रहे हो वो गॉट अप भी हो सकता है, गॉटन अप भी हो सकता है, गेट्स अप भी हो सकता है। उसी तरह टर्न डाउन जो है, टर्न डाउन भी हो सकता है, टर्निंग डाउन भी हो सकता है। लुक फॉरवर्ड टू, लुक्स फॉरवर्ड टू भी हो सकता है, लुक फॉरवर्ड टू भी हो सकता है। समझ रहे? सेंटेंस बनाते वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये चीज़। जैसे भर में कोई सेंटेंस बनाते वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिमिलरली फ्रेजल वर्ब और कुछ नहीं, भर्ब का ही एक हिस्सा है, उसमें भी सेंटेंस बनाते वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। समझ गए ना? तो देखो इसका सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, ही गेट्स अप early in the morning. He gets up early in the morning. Gets up, S लगाओ, क्योंकि ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमेशा क्या आएगा? V5 आएगा। The empire turned down, the empire turned down the appeal, the empire turned down the appeal for caught behind. जब बॉलर अपील करता है ना कि बैट में लग गया है, कॉट बिहाइंड मतलब क्या? बैट में लग गया हो, तो एम्पायर ने क्या किया? बॉलर का जो भी अपील था उसको रिफ्यूज कर दिया। और ये V2 है ना, टर्न है, मतलब ये घटना हो चुका है। सी, आई लुक फॉरवर्ड टू गैदरिंग ऑफ माई फ्रेंड्स, आई लुक फॉरवर्ड टू गैदरिंग ऑफ माई फ्रेंड्स in upcoming annual event। यानी कि मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, मैं हैप्पी होके, खुश होके मैं इंतजार कर रहा हूँ गैदरिंग का, मेरे दोस्त का गैदरिंग का, समझे, जो कि होने वाला है एनुअल इवेंट में। मतलब एक साल में जो एक इवेंट होता है उसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। समझ गए? वेटिंग ईगरली, दैट इज द मीनिंग ऑफ लुक फॉरवर्ड टू। यानी कि आप खुश हो कोई चीज़ को सोच के, दैट इज द मीनिंग ऑफ लुक फॉरवर्ड टू। और कब हम लोग खुश होते हैं? तब हम लोग खुश होते हैं जब कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है माइंड के हिसाब से, तभी ना खुश होते हैं। और जब हमें पता है कि कोई दुख वाला न्यूज़ आएगा तो हम क्यों खुश रहेंगे? उसके लिए काहे हम वेट करेंगे ईगरली? तो लुक फॉरवर्ड टू और लुक में अंतर समझ गए स्टूडेंट? आया समझ में? दैट्स इट, कंप्लीट।